पर्सुएशन मतलब किसी को बातचीत करके उसकी सोच या ओपिनियन को बदलना। इसमें 4 चीजें होनी जरूरी हैं। कम्युनिकेशन यानी बातचीत, क्लियर इरादा यानी इंटेंट कि सामने वाला अपनी सोच बदले, सामने वाले की सोच में असली बदलाव और उसका ये एहसास होना कि वो अपनी मर्जी से बदल रहा है। अगर उसको लगे कि जबरदस्ती या डरा धमकाकर किया जा रहा है तो ये कोर्जन हो जाएगा, पर्सुएशन नहीं। मैनिपुलेशन तब होता है जब पर्सुएड करने वाले की असली नीयत छुपाई जाए। प्रोपेगेंडा एक बड़े लेवल पर किया हुआ कम्युनिकेशन है जो बहुत लोगों तक पहुंचता है मीडिया के थ्रू। ये अक्सर मैनिपुलेशन या झूठ का इस्तेमाल करता है ताकि लोगों की सोच को अपने फायदे के लिए बदली जा सके। प्रोपेगेंडा में मैसेज को कंट्रोल किया जाता है, अक्सर मीडिया को भी अपने हाथ में लेकर, जैसे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स करती हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग भी ऐसी एडवर्टाइजिंग है जो अलग अलग मीडिया में छुपकर या न्यूज जैसे दिखने वाले एड्स के जरिए होती है। पर्सुएशन इथिकल है या नहीं, इसके लिए टेरेस TARES टेस्ट यूज होता है। T यानी ट्रूथफुलनेस, सच बोलना, A यानी ऑथेंटिसिटी यानी ईमानदारी, टेरेस के R से रिस्पेक्ट यानी इज्जत देना, E यानी इक्विटी बराबरी और S यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के भले के लिए। अगर ये नहीं है तो पर्सुएशन अनइथिकल हो सकता है, मैनिपुलेशन या प्रोपेगेंडा बन सकता है। पहले जमाने में पॉलिटिशियंस और प्रोपेगेंडिस्ट लोगों की पहले से बनी हुई सोच या डर को यूज करते थे। जैसे अमेरिका के केस में अमेरिकन ड्रीम या माइनॉरिटीज का डर। क्योंकि नई सोच बनने में बहुत टाइम लगता है। लेजर्सफील्ड और मेर्टन कहते हैं कि सक्सेसफुल प्रोपेगेंडा के लिए 3 चीजें चाहिए। मोनोपोलिजेशन यानी जब कोई दूसरी आवाज सुनाई न दे। दूसरा, कैनलाइजेशन यानी लोगों की पहले से बनी सोच का इस्तेमाल करिए। और तीसरा, सप्लीमेंटेशन यानी जब लोग खुद प्रोपेगेंडा वाली बात डेली अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताते हैं। ऑथोरिटेरियन कंट्रीज में लोगों को धमका के बोलने से रोका जाता है ताकि सिर्फ सरकारी मैसेज ही फैलता रहे। लेकिन अमेरिका में फ्री स्पीच की वजह से प्रोपेगेंडा इतनी आसानी से नहीं चलता। नाजी जर्मनी में हिटलर ने ये तीनों टेक्निक्स बहुत सक्सेसफुली यूज किए। हिटलर ने मीडिया को कंट्रोल किया यानी मोनोपोलाइजेशन। लोगों के अंदर जो यहूदी लोगों के खिलाफ नफरत थी उसको और भड़काया यानी कैनलाइजेशन। और सीक्रेट पुलिस के डर से लोग खुद ही नाजी मैसेज फैलाने लगे यानी सप्लीमेंटेशन। जैक्स इलल ने प्रोपेगेंडा के कुछ और टाइप्स भी बताए हैं। जैसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा सीधे सीधे पावर के लिए होता है। सोशियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा अपने आप लोगों के कल्चर में फैल जाता है। एजिटेशन प्रोपेगेंडा इमोशनल और रिवोल्यूशनरी होता है। इंटीग्रेशन प्रोपेगेंडा धीरे धीरे स्टेबिलिटी और स्टेटस को बनाए रखने को इस्तेमाल होता है। वर्टिकल प्रोपेगेंडा ऊपर से नीचे यानी लीडर से लोगों तक फैलता है और हॉरिजॉन्टल प्रोपेगेंडा लोग खुद फैलाते हैं। इरेशनल प्रोपेगेंडा इमोशन का यूज करता है। रेशनल प्रोपेगेंडा फैक्ट्स और फिगर्स का यूज करता है, पर लोग उसको भी सिंपल इमोशंस की तरह समझते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर प्रोपेगेंडा एनालिसिस ने 7 टेक्निक्स बताई हैं। नेम कॉलिंग यानी गलत नाम देकर बदनाम करना। टेस्टिमोनियल्स यानी सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। ट्रांसफर यानी इमोशंस को किसी और चीज से जोड़ना। कार्ड स्टैकिंग यानी अपनी बात के लिए सिर्फ सिलेक्टेड फैक्ट्स दिखाना। फिर ग्लिटरिंग जेनरलिटीज
यानी अच्छी बातों की बात करना, जैसे ऑनर, फ्रीडम वगैरह। फिर बैंड वैगन, यानी सब लोग कर रहे हैं तो आप भी करिए। और फिर प्लेन फोक्स, यानी लीडर को आम आदमी जैसा दिखाना। हिटलर और नाजीज ने यह सब बहुत इस्तेमाल किया था, जिससे जर्मनी में लोगों की सोच बदली। आज भी पॉपुलिस्ट लीडर्स लोगों को प्लेन फोक्स की तरह अपनी तरफ करते हैं और आउटसाइडर्स को सोसाइटी के प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार बताते हैं, प्रोपेगेंडा टेक्निक्स यूज करके। हम अगर इन टैक्टिक्स को समझ लें तो फ्यूचर में इमोशनल मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका में फैक्ट्रीज बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि पहले वॉर के सामान बन रहे थे। वॉर खत्म होने पर इन फैक्ट्रीज में बनाने के लिए नए सामान चाहिए था, वरना इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता। इसलिए कंपनीज को लोगों में नए प्रोडक्ट्स की डिमांड पैदा करनी थी, चाहे उन प्रोडक्ट्स की जरूरत हो या न हो। तब एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का रोल बदल गया। वो लोगों में सामान की डिमांड और डिजायर पैदा करने लगे। पहले एड सामान की क्वालिटी और बेनिफिट्स दिखाते थे, पर अब इमोशनल और साइकोलॉजिकल अपील्स यूज होने लगी। एडवर्ड बेरनेस ने कहा कि लोगों की थिंकिंग को बदलना पावरफुल लोगों का काम है, जिससे वो सोसाइटी को कंट्रोल कर सके। वैंस पैकार्ड नाम के राइटर ने कहा कि एडवर्टाइजर्स लोगों की डीप इमोशनल जरूरतों का फायदा उठाते हैं, जैसे सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंस, प्यार की फीलिंग, पावर या फॉरएवर जिंदा रहने की ख्वाहिश। लेकिन एडवर्टाइजिंग वालों ने कहा कि यह जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और यह भी कहा कि लोगों को भी फायदा होता है, क्योंकि कंपनीज उनकी जरूरतों को पहचान कर सामान बनाती हैं। एडवर्टाइजर्स सामान को फीलिंग से जोड़ देते हैं। वो एक फीलिंग, जैसे प्यार या फैमिली, को प्रोडक्ट के साथ रिपीटेडली दिखाते हैं। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में वो फीलिंग और प्रोडक्ट एक साथ जुड़ जाते हैं, चाहे प्रोडक्ट में असली में वो क्वालिटी हो या ना हो। ये साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, जैसे पैवलो नाम के साइंटिस्ट ने डॉग्स पर किया था। डॉग्स को जब खाना मिलता तो वो सलाइवा यानी लार निकालते। पावलोव ने देखा कि अगर खाने के साथ घंटी बजाई जाए तो कुछ दिन बाद सिर्फ घंटी बजाने से ही डॉग्स सलाइवा यानी लार निकालने लगते। इसी तरह एडवर्टाइजिंग भी इमोशंस और प्रोडक्ट्स को कनेक्ट करती है। जैसे एक परफ्यूम को रोमांटिक कपल के साथ बार बार दिखाइए तो परफ्यूम यूज करते ही लोग रोमांस फील करेंगे, चाहे परफ्यूम से रोमांस का कोई रियल कनेक्शन ना हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स यूज करता है। जब भी दो चीजें एक साथ बार बार सोचते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। जब हम उस प्रोडक्ट का नाम सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इमोशन भी फील करने लगते हैं जो एडवर्टाइजर्स ने बार बार दिखाया है। एडवर्टाइजमेंट्स रेशनल यानी लॉजिक वाले से इमोशनल बन गई, क्योंकि वॉर के बाद सामान बेचना जरूरी था। इसलिए जब भी हम सामान खरीदने से पहले सोचते हैं कि क्या ये सामान सच में प्यार, खुशी या सक्सेस देगा, तो पता लगता है कि प्रोडक्ट्स अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते। फियर बेस्ड अपील्स लोगों को डरा कर परसुएट करती हैं, क्योंकि जब हमको डर लगता है तो हम उस खतरे से बचने के लिए कुछ करना चाहते हैं। 1964 में प्रेसिडेंट जॉनसन ने एक एड दिखाया जिसमें न्यूक्लियर वॉर का डर दिखाकर कहा गया कि अगर लोग जॉनसन को वोट नहीं करेंगे तो यह खतरा सच में हो सकता है। इसमें लोगों को क्लियरली कहा गया कि वॉर से बचने के लिए जॉनसन को वोट दें। लेकिन 1987 का फेमस एंटी ड्रग एड, जिसमें एक अंडे को फ्राइंग पैन में फ्राई होते दिखाकर कहा गया कि ये ड्रग्स है और ये आपका दिमाग है ड्रग्स पे, ये लोगों को सिर्फ डराता है लेकिन कोई क्लियर सोल्यूशन नहीं बताता। फियर अपील्स काम करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, थ्रेट और एफिकेसी। थ्रेट मतलब लोगों को लगे कि खतरा बड़ा और उनके साथ भी हो सकता है। एफिकेसी मतलब लोगों को ये बताना कि उस खतरे से बचने के लिए क्या करना है और ये काम आसान है या मुश्किल।
अगर लोगों को ये नहीं पता होगा कि क्या करें तो फियर अपील फेल हो जाएगी या उल्टा इफेक्ट करेगा। प्रोपेगेंडा और एडवर्टाइजमेंट्स भी लोगों में आर्टिफिशियली डर पैदा करते हैं। एक होम सिक्योरिटी एड दिखाता है कि कोई चोर घर में घुस गया, फिर बोलता है सिक्योरिटी सिस्टम लगाइए तो लोग सेफ रहेंगे। इसी तरह पॉलिटिकल ग्रुप्स माइनॉरिटीज को खतरा बताकर लोगों को मैनिपुलेटिव सॉल्यूशंस देते हैं कि किसे वोट देना है या किसे सपोर्ट करना है। फ्रेमिंग एक और पावरफुल टेक्निक है। इसमें लोगों को एक ही चीज के अलग अलग पहलू दिखाकर उनकी सोच बदली जाती है। प्रोटेस्ट पीसफुल भी हो सकता है और वायलेंट भी, पर मीडिया जिस एंगल को दिखाएगा लोग वैसे ही सोचेंगे। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स और फासिस्ट लीडर्स अक्सर फ्रेमिंग को माइनॉरिटीज के खिलाफ यूज करते हैं। उनको खतरा बताकर लोगों की सोच बदलते हैं और उन्हें ऐसा स्टेप लेने को मजबूर करते हैं जो उन लीडर्स को पावर दे। हमारी साइकोलॉजी नेचुरली फियर और थ्रेट्स को समझने में अच्छी है। यह हमारे बचाव के लिए होता है, लेकिन यह नेचुरल रिस्पॉन्स एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है। इसलिए जब भी कोई मैसेज हमको डराए, हमें सोचना चाहिए कि यह मैसेज क्यों डर पैदा कर रहा है, कौन इस डर का फायदा उठा रहा है और इस मैसेज के पीछे क्या मोटिव है। स्टोरीज और कहानियों की पावर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब हम किसी स्टोरी के कैरेक्टर से कनेक्ट करते हैं तो हम उसके इमोशंस, उसके पेन और सोच को अपने अंदर महसूस करते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस जैसे CDC भी टीवी राइटर्स के साथ काम करते हैं ताकि लोगों के बीच हेल्थ या सोशल इश्यूज पर पॉजिटिव सोच लाई जा सके। जब हम किसी कैरेक्टर की जर्नी देखते हैं तो हम उसकी गलतियों, उसके डिसीजंस और उसके रिजल्ट से सीखते हैं। इसको सोशल लर्निंग थियरी कहते हैं। हम दूसरों के एक्शंस देख के समझते हैं कि कौन से काम अच्छे हैं, कौन से बुरे और कौन से रिवॉर्ड मिलते हैं, कौन से पनिशमेंट भी। जब ऑडियंस एक ऐसे कैरेक्टर से एम्पैथाइज करने लगती है जिसका व्यू पॉइंट उनसे अलग है, तो उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और उस नए आइडिया को सोचने लगते हैं। मतलब पहले ऑडियंस सिर्फ सुन लेती है, फिर सोचती है, फिर एटीट्यूड बदलने लगता है और यह नैरेटिव का असली पावर है। ह्यूमर भी लोगों की सोच बदलने का एक अलग तरीका है। ह्यूमर या जोक तब काम करता है जब दो अलग अलग चीजें जो नॉर्मली एक साथ नहीं आती, एक जोक में मिलती हैं। इसको इनकॉन्ग्रुइटी थियरी कहते हैं। जैसे पॉलिटिशियंस और डायपर्स दोनों को बार बार बदलना चाहिए और सेम रीजन के लिए। यहां डायपर्स की सोच अलग है, पॉलिटिशियंस की अलग, पर जब पंच लाइन आता है तो हम अपने दिमाग से दोनों को जोड़ लेते हैं और इसी में हमको मजा आता है। ह्यूमर की वजह से ऑडियंस सीरियस आर्गुमेंट को इग्नोर कर देती है या कम इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि दिमाग का फोकस जोक को समझने में लग जाता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ मजाक है तो काउंटर आर्गुमेंट भी नहीं करते, लेकिन जब कोई जोक कॉम्प्लिकेटेड या आयरनिकल होता है तो ऑडियंस को और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए वो असल आर्गुमेंट पर कम ध्यान देते हैं। जोक का असली इंपॉर्टेंट तब होता है जब ऑडियंस खुद पंच लाइन को समझे, खुद मीनिंग निकाले। पर अगर ऑडियंस गलत मीनिंग निकाल ले तो जोक का असली मकसद रह जाता है। आयरनी भी एक ऐसा ह्यूमर है जिसमें बोला कुछ और जाता है पर मतलब उसका उल्टा होता है। आयरनी समझना थोड़ा टफ है, क्योंकि पहले लिटरल मीनिंग समझना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है कि बोलने वाले का असली इंटेंट क्या था, फिर एक्चुअल मीनिंग को उल्टा सोचना पड़ता है और फिर समझना पड़ता है कि असली मैसेज क्या था। आयरनी अक्सर सोसाइटी या पॉलिटिक्स की क्रिटिसिज्म के लिए यूज होता है ताकि ऑडियंस सोच सके कि रियलिटी और आइडियल वर्ल्ड में कितना फर्क है। ये सब चीजें, स्टोरी टेलिंग, ह्यूमर, आयरनी, ऑडियंस की सोच को सटल तरीके से बदल देती हैं, क्योंकि ऑडियंस डायरेक्टली आर्ग्यू नहीं करती, बस एक्सपीरियंस करती है।
लेकिन कभी कभी ऑडियंस मैसेज को अपने हिसाब से समझ लेती है, जो क्रिएटर का असली मकसद नहीं होता। इसीलिए मैसेज बनाते समय ऑडियंस की सोच, उनकी वैल्यूज और उनके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई स्टोरी या जोक सुनते हैं, सोचना चाहिए कि किसको हीरो बनाया जा रहा है, हम किस कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं और क्यों। ये सोचने से हम दूसरों के मैसेजेस को आसानी से इन्फ्लुएंस नहीं होने देते और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बचाए रखते हैं। जैसे ही इंटरनेट और सोशल मीडिया आई, पूरा मीडिया का सिस्टम बदल गया। पहले टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर जैसे मीडिया में कुछ ही लोग डिसाइड करते थे कि पब्लिक तक कौन सा मैसेज जाएगा। ये लोग ही गेट कीपर कहलाते थे। लेकिन इंटरनेट डिसेंट्रलाइज हो गया। अब हर कोई अपना मैसेज, अपनी स्टोरी, अपना वीडियोस पोस्ट कर सकता है बिना किसी एडिटर या बॉस के परमिशन के। पहले लोग सोचते थे कि ये पावर पब्लिक के हाथ में आएगी तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, लोग अपनी बात रख पाएंगे। पर जल्दी समझ आया कि बिना गेट कीपर के मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा फैलाना और भी आसान हो गया है। इंटरनेट का सिस्टम 1960s में कोल्ड वॉर के दौरान बना, जिससे इंफॉर्मेशन एक जगह से कंट्रोल ना हो, बल्कि नेटवर्क में हर जगह से फ्लो हो सके। पहले आरपा नेट था, फिर NSF नेट और फिर 1990s में पब्लिक इंटरनेट। वेब 2.0 आया, जिसमें माई स्पेस, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां यूजर्स खुद कंटेंट क्रिएट और शेयर करते हैं, एक दूसरे से डायरेक्टली बात करते हैं। इससे एकदम हॉरिजॉन्टल मेनी टू मेनी कम्युनिकेशन हो गई। अब गेट कीपर का रोल कम हो गया। कोई भी यूट्यूब पे वीडियो डाल सकता है, ब्लॉग लिख सकता है या अपना सॉन्ग साउंड क्लाउड पे शेयर कर सकता है। सोशल मीडिया ने पावर सबके हाथ में दे दी, लेकिन इससे फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और रूमर्स भी बहुत तेजी से फैल सकते हैं, क्योंकि अब हर कोई कुछ भी शेयर कर सकता है। प्रोपेगेंडा के जो 3 मेन क्राइटेरिया थे, मोनोपोलाइजेशन यानी एक ही मैसेज बार बार बिना ऑपोजिशन के, और कैनलाइजेशन यानी लोगों की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स का फायदा उठाना, और सप्लीमेंटेशन यानी मीडिया मैसेजेस को फ्रेंड्स, फैमिली के थ्रू रीइंफोर्स करना, ये पहले मास मीडिया में मुश्किल थे। पर आज के सोशल मीडिया पे एक यूजर अपने ही जैसी सोच वाले लोगों के ग्रुप में घुस सकता है। माइक्रो टारगेटेड एड्स आ सकती हैं, जिससे उनको सिर्फ वही न्यूज़ दिखेगी जो उनके विचार से मिलती हो। फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स एडवर्टाइजर्स को पूरा मौका देते हैं कि वो किसी छोटे से छोटे ग्रुप को स्पेसिफिक मैसेज भेजें। इसलिए आजकल एक ही सोच बिना काउंटर के आसानी से किसी बबल में फैल सकती है। आज लोग अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ न्यूज़ देखते हैं, लाइक शेयर करते हैं और अपने सर्कल में डिस्कस करते हैं। इससे मैसेज को बार बार रीइंफोर्समेंट मिलती है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। सोशल मीडिया एक सप्लीमेंटेशन मशीन बन चुका है। डिसइंफॉर्मेशन का असली मकसद लोगों को मैनिपुलेट नहीं, बल्कि मोबिलाइज करना भी है, यानी अपने ग्रुप को किसी एक्शन के लिए तैयार करना। इन सभी टैक्टिक्स में मैसेज का कंटेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ऑडियंस का फील करना, कंफर्ट पाना और एक ग्रुप का पार्ट महसूस करना है। रिसर्च ने दिखाया है कि जब लोग कोई मैसेज लॉजिकली सोच के प्रोसेस करते हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन कम फैलती है। लेकिन सोशल मीडिया पर हम ज्यादातर बिना सोचे सिर्फ फील करके शेयर कर देते हैं। इसलिए जब भी कोई शॉकिंग, इमोशनल या अजीब सी बात ऑनलाइन दिखे तो थोड़ा रुकिए, सोचिए, चेक करिए कि ये सच है या नहीं, और तब डिसाइड करिए कि आगे बढ़ाने लायक है या नहीं। ये आपके हाथ में है कि आप इमोशनल होकर चलेंगे या रीजन से। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।
मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।